Hello friends, good morning. Welcome to part fourth of nature and purpose of business. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए, तो आज पार्ट फोर्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस? किसी बिजनेस के उद्देश्य, किन उद्देश्य से बनता है बिजनेस? देखिए, पहले के समय की बात करें तो बिजनेस का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता था, ज्यादा से ज्यादा बेचे और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। बट नाउ विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और ज्यादा हो चुके हैं, बिजनेस के उद्देश्य और ज्यादा हो चुके हैं। पैसा कमाने का तो ठीक है, उसके अलावा भी उसके कुछ उद्देश्य हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम बात करें तो हमने तीन पार्ट्स में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, सेकंड सोशल ऑब्जेक्ट और थर्ड ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। चलिए, तो एक एक करके अपन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, हमने जैसे पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है मतलब वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे फर्स्ट क्या है, वो किस लिए काम कर रहा है? टू अर्न द प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो खर्चा हुआ उससे ऊपर। मान लेना आपने 100 रुपए का खर्चा करा और 110 रुपए 10 रुपए आपके पास अर्निंग हुई, तो जो ऊपर के 10 रुपए हैं वही आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बगैर प्रॉफिट के बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में सरवाइव कर पाएगा क्योंकि बिजनेस को मार्केट में रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज द फोरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट बिजनेस का वही है। ठीक है, द फोरमोस्ट एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस बगैर प्रॉफिट के सरवाइव नहीं कर सकता। आगे बात समझ में। सेकंड बात करें तो मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब मार्केट में अपनी पहचान बनाना। मार्केट में जब तक आप अपनी पहचान नहीं बनाओगे, अपने प्रोडक्ट की पहचान नहीं बनाओगे, तब तक आप मार्केट में ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट आके आपको कॉम्पीट कर दे। तो इसलिए आपको आपके प्रोडक्ट की मार्केट में एक इमेज बनानी पड़ेगी। दैट इज नोन एज द मार्केट स्टैंडिंग। क्योंकि अगर एक बार प्रोडक्ट की इमेज बन गई, गुडविल जनरेट करनी पड़ेगी। एक बार जनरेट हो गई तो वो फिर आपको हेल्प करेगी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। तो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ओनली इफ इट कैप्चर्स ए बिग शेयर इन द मार्केट एंड हैज ए मार्केट स्टैंडिंग। और ये कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब आप कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट दोगे। It is possible only when business produce goods and services to satisfy the needs and wants of the customer. जैसे कस्टमर की डिमांड है वैसा अगर आपने दिया तो वो क्या है, आप मार्केट स्टैंडिंग बना पाएंगे, नहीं तो मार्केट स्टैंडिंग पॉसिबल नहीं। थर्ड थिंग, अगर बात करें कि अगर बिजनेस है तो बिजनेस में कुछ नया करना हमेशा जरूरी है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो उसने अगर कुछ आपसे पहले नया कर लिया तो क्या होगा, वो मार्केट में क्या कर लेगा, पोजीशन कैप्चर कर लेगा। जैसे एग्जांपल, हम सभी अलग अलग पैक्स डलवाते थे मोबाइल फोन में। हमारे पास पहले आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन इनकी सिम हुआ करती थी। तो हम अलग अलग पैक्स डलवाते थे। हमें एसएमएस भी चाहिए रहते थे, हमें नेट बैलेंस भी चाहिए रहता था, हमें कॉलिंग के लिए भी चाहिए रहता था, सब कुछ चाहिए रहता था। कस्टमर की डिमांड थी कि एक पैक निकालो, सब में आ जाना चाहिए, एक पैक में सब आ जाना चाहिए, सब बार बार हमें अलग अलग पैक के लिए परेशान मत करो। जियो ने कस्टमर्स की नीड्स को ढूंढा
और एक सिंगल पैक लॉन्च करा, उसमें सब कुछ आ रहा है। अब उसमें सब कुछ आ रहा है, जियो ने सबसे पहले कस्टमर की नीड ढूंढी और उसने वो पैक लॉन्च करा, जिसके कारण जियो को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। तो आज उस बेनिफिट के कारण बाकी अदर्स, उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनोवेशन, हर चीज में कुछ ना कुछ इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। जियो ने बहुत सारे एप्लीकेशन अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, जो कि पहले आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन नहीं देते थे। तो इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट और एडिंग न्यू फीचर टू ओल्ड प्रोडक्ट्स फॉर मेकिंग इट्स मोर यूजफुल, इंप्रूविंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एक्सेट्रा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट में हमेशा नया लेकर आना पड़ेगा। जैसे उसके लिए एक एयरटेल ने अभी कुछ वो लेकर आए हैं कंप्लेन, वो कंप्लेन लाइव बता रहे हैं कि हमारे पास अभी तक टोटल कंप्लेन्स कितनी है। तो उनका ऑब्जेक्ट है कि वो उस कंप्लेन को 0 पर लेकर आए। तो वो कहीं ना कहीं एक नया इनोवेशन करा है, उन्होंने कुछ नई चीज ढूंढी है। ओके, गेटिंग द पॉइंट्स। उसके बाद में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर तरीके से उपयोग करें, क्योंकि रिसोर्सेज हो सकता है वेस्ट हो जाए। तो अगर रिसोर्सेज वेस्ट होंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जो आपके पास पैसा है उनका बहुत 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 अच्छे से सावधानी पूर्वक यूजेज ही कहलाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके पास मैन पावर भी, आप उन मैन पावर से भी बहुत अच्छे से काम लें, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको एक्सप्लॉइट करें, ठीक है, लेकिन उनका इस प्रकार से वर्क लेके आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, आप अपनी प्रोडक्टिविटी क्या करें, इंप्रूव करें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। उसके बाद में सोशल ऑब्जेक्ट। देखिए, बिजनेस हमेशा सोसाइटी में रहता है, बिजनेस सोसाइटी से ही लेबर लेता है, सोसाइटी से ही पैसे लेता है, ऑनर पैसा देता है, पब्लिक पैसा देती है, और अपना प्रोडक्ट भी सोसाइटी को ही बेचता है। तो बिजनेस की कुछ जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के प्रति, कि वो सोसाइटी के प्रति भी कुछ ना कुछ करे, सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। तो सबसे फर्स्ट की बात करें, क्वालिटी गुड्स एट एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस, एक रीजनेबल प्राइस पर अच्छा प्रोडक्ट, ये भी नहीं बोल रहा हूं सस्ते प्राइस पर, रीजनेबल प्राइस पर, मतलब बिजनेस को भी पूरा है, बिजनेस को भी वो प्राइस एक्सेप्ट हो और पब्लिक को भी वो प्राइस एक्सेप्ट हो। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस, सही प्राइस पर एक क्वालिटी प्रोडक्ट दें, ठीक है, ताकि उससे कस्टमर को किसी प्रकार का हार्म ना पहुंचे। सेकेंड, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, काला बाजारी में ना रहे। मतलब काला बाजारी, जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूं कि किसी चीज की डिमांड है और आपने उसकी सप्लाई रोक ली, मतलब आपने मार्केट में बेचना बंद कर दिया और धीरे धीरे फिर उसकी डिमांड बढ़ने लग गई। तो जैसे डिमांड बढ़ेगी, आपने सप्लाई नहीं दिया, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा उस चीज का, और अगर किसी भी चीज का शॉर्टेज होगा तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी, और फिर आप इस बढ़ी हुई प्राइस का फायदा उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा माल अपने कस्टमर तक पहुंचाते रहेंगे। तो यह कहलाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। या फिर आप कुछ गलत एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, वास्तविकता में आपका प्रोडक्ट है नहीं उस लायक, लेकिन आप उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इस प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप अपने बिजनेस में फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज्यादा दिन बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो अभी हमारे यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोविड के कारण हमारे यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अब आपके बिजनेस में कुछ ऐसा करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दे सकें, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दे सकें, ताकि उनका भी घर सही ढंग से चल पाए। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या करें आप अपने यहाँ पे अपने लोकलाइज लोगों को या फिर अपने कंट्री के लोगों को प्रोवाइड करें।
और कम्युनिटी सर्विस, आप कुछ दान पुण्य भी करें। दान पुण्य मीन्स जैसे अभी हमारे भारत में कोविड के कारण बहुत बड़े लेवल पे डोनेशन हुआ है। हमारे भारत को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी कोविड से लड़ने के लिए, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है डोनेट किया है। अंबानी ने बहुत सारा डोनेट किया है, सबसे ज़्यादा डोनेट किया है टाटा, रतन टाटा जी के जो टाटा ग्रुप है उसने 1500 करोड़ रुपए। तो आप अपनी ओर से कुछ क्या करें, सोसाइटी के लिए कुछ, अपनी कंट्री के लिए कुछ डोनेशन भी दें, या फिर कुछ ऐसा करें कि जिससे सोसाइटी का भला हो पाए। चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलवा दें, कुछ स्कूल्स खुलवा दें, तो कम्युनिटी सर्विसेज इसको कहते हैं। ठीक है, बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी व्हेन एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट लिबर्टी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह हैं, कुछ भी। ठीक है, और लास्ट ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। तो ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्या बोलता है कि आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, आप उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट दो, उनको एक सेटिस्फैक्टरी वेजेस या सैलरीज दो, ताकि वो उनकी फैमिली सरवाइव कर सके। ठीक है, उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अगर आप दे सको तो वो दे दो, जैसे उनको मेडिकल फैसिलिटीज दे देना, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज दे देना, उनके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटीज दे देना। तो ये क्या है, ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। आपके यहाँ के कर्मचारी को प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, तभी वो आपके यहाँ वर्क कर पाएगा। प्रॉपर एक सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरीज चाहिए, तभी वर्क कर पाएगा। और कुछ अगर एक्स्ट्रा एड ऑन फैसिलिटीज अगर आप दे सको तो वो भी देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। Employees are the valuable assets and they make significant contribution towards the success of business. Another social object of business therefore is to ensure the employees by providing good working environment, fair wages and facilities such as housing, medical and entertainment, etc. Such welfare facilities helps to improve physical and mental health of the employees. Okay, ठीक है, तो इसके बाद अपन बाद में करेंगे। चलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है तो। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।